हेलो फ्रेंड्स, आज हाइड्रोकार्बन का वन शॉट देखेंगे एमटीजी के किताब से। तो हाइड्रोकार्बन में मेन जो है कुछ इस छोटे छोटे रिएक्शन है वो आपको ध्यान में रखना होता है जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा सिंपल है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्कीन एंड एल्काइंस को स्टडी करना होता है। तो एल्कीन के बारे में है कि दीज आर ए साइक्लिक सेचुरेटेड, मतलब इसमें साइकिल नहीं होते, साइक्लिक चेन नहीं होता है। ए साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फार्मूला जो होता है उसका CnH2n+2 एंड ऑल द कार्बन इन एल्केन जो होते हैं, हर तरह के कार्बन वह हाइब्रिडाइज्ड होते हैं स्ट्रक्चर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका प्रिपरेशन करने का प्रोसेस ये सब रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। सिंपल जो है यहाँ पर कि जब इथीन होता है, इथीन, और इसको हाइड्रोजिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकल के प्रेजेंस में, तो यह इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इथाइन रहता है, इथाइन भी, इसको भी अगर हाइड्रोजिनेशन करेंगे प्लेडियम या निकल के प्रेजेंस में तो यह इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजिनेशन से हम एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स जैसे यहाँ पर है एल्काइल हैलाइड्स, अगर हम इसको रिडक्शन करेंगे तो इसमें से हैलोजन हट के हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे भी रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से हम ये बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक या HCl के प्रेजेंस में। उसके बाद है वुड्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में है कि RX प्लस 2Na प्लस XR, यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड हो गया, फिर सोडियम, और यहाँ पे भी एल्काइल हैलाइड है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पे देख सकते RR जो यहाँ पे बना वह एल्केन का फॉर्मेशन हो गया और A2NaX बनता है। तो यह वुड्स रिएक्शन होते हैं जिसमें एल्काइल हैलाइड और साथ में सोडियम को रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ पे एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा भी बना सकते हैं, जिसमें है डीकार्बोक्सिलेशन में RCOONA के साथ अगर हम NaOH रिएक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड टेम्परेचर 630 केल्विन, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा भी बना लेते हैं और यहाँ पे जो Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब H2O और 2RCOONA को लेते हैं, तब RR प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में इस तरीके से ये बनता है एल्केन का फॉर्मेशन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को देख लेते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वांडर वाल्स फोर्स द फर्स्ट फोर, क्योंकि इसमें वीक वांडर वाल फोर्स होते हैं जिसके कारण फर्स्ट 4 मेंबर जैसे कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जो होते हैं वह गैसेस अकर्स होता है। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक जो होते हैं कंपाउंड्स वह लिक्विड में, और कार्बन 18 से लेकर ऊपर तक जो होते हैं वह सॉलिड में अकर्स होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ऑल एल्केन आर कलरलेस ऑर्डरलेस, सभी एल्केन जो होते हैं वह उसमें कोई कलर नहीं होता है, नहीं कोई सुगंध होता है, और यह इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में वह डिजॉल्व हो जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। एंड फॉर द सेम एल्केन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ ब्रांचिंग, लेकिन वहीं पर एक ही तरह के एल्केन है, अगर ज़्यादा ब्रांचिंग है और किसी में लीनियर चेन है तो जो ज़्यादा ब्रांचिंग वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद है एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, ऐसा एल्केन जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो उसके पास मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होता है देन
दोज विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम ड्यू टू सिमेट्री के कारण। देन उसके बाद यहाँ पर है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन कराकर पता चलता है कि उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे हेलोजिनेशन के द्वारा यहाँ पर देख सकते क्या क्या फॉर्मेशन करता है। जो होता है हाइड्रोकार्बन, वह हेलोजिनेशन मतलब इसको क्लोरीनेशन कराते हैं तो विद द हेल्प ऑफ Hμ, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में और 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो वहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और तब HCl का फॉर्मेशन होता है। तो हेलोजिनेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। फिर उसके बाद है कंप्लीट कंबशन जब करते हैं तो वहाँ पर CO2 बाहर निकलता है और H2O बाहर निकलता है। तो CnH2n+2 इस तरह के है। और यहाँ पे 3n+1/2 यहाँ पे इतना मोल आ जाएगा ऑक्सीजन का, यहाँ n पर निर्भर करता है। तब यहाँ NCO2 बनेगा प्लस n+1 H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से कंप्लीट कंबशन में CO2 और वाटर का निकलता है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो CH2 और क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड में होता है जिसके कारण कार्बन ब्लैक निकलता है और H2O बाहर निकलता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में देखते हैं CH4 जो होता है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो इसका 9 पार्ट मतलब 9 ये होता है 9 पार्ट और इसका 1 पार्ट होता है। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कॉपर ट्यूब में 100 atm प्रेशर होता है और 523 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो 2CH3OH जो कि मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। CH4O2 प्लस MO2O3 यहाँ पे हीट इसको देते हैं CH4+O2 के साथ, इसमें MOO3 के साथ हीट देते तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो देख सकते हैं कैसे कहाँ पर ये होता है। फिर जब 2CH3 को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे भी हीट देते हैं और CH3COO2Mn का फॉर्मेशन करते तो इथेनोइक एसिड प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए सब में केमिकल जो रहेगा प्रॉपर्टी जिसमें थोड़ा सा रिएक्शन ध्यान में रख लेना है। फिर है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपेन है, इसको KMnO4 के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CH3COH यानी कि 2-मिथाइल प्रोपन 2-ऑल का फॉर्मेशन होता है। यह 4 एल्केन्स हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है। 2-मिथाइल प्रोपेन जब ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 से तो 2-मिथाइल प्रोपन 2-ऑल ये फॉर्मेशन होता है। आइसोमेराइजेशन में N-ब्यूटेन होता है, एनहाइड्रस AlCl3 या HCl यूज करते हैं। N-ब्यूटेन है, N-ब्यूटेन CH3CH2 और CH3 तो आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। फिर एरोमेटाइजेशन में देखते हैं तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे N-हेक्सेन हो गया, N-हेक्सेन C6H14 है, यहाँ पर Cr2O3 यूज करें चाहे V2O5 या MO2O3 या Al2O3 तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें से किसी का भी यूज कीजिए और 773 केल्विन टेम्परेचर या 10 से 20 atm प्रेशर आप लेंगे तो यह बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 4H2O में, मतलब 4H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरोमेटाइजेशन में ये होता है। अब रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम मतलब होता है वेपर या वाष्प या जल। तो CH4 को जब स्टीम से रिएक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड हीट तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 में कन्वर्ट होता है। फिर पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, पायरोलाइसिस में ये होता है मतलब टूटता है। तो C6H14 है, 773 केल्विन और 6 से 7 atm प्रेशर लेंगे तो यह ब्रेक डाउन होकर सिंपल देख सकते हैं C6H12 प्लस H2 में कन्वर्ट हो सकता है या C4H8 प्लस C2H6 में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे C3H6 C2H4 प्लस CH2 में कन्वर्ट होता है। तो ये पायरोलाइसिस या क्रैकिंग होता है। अब है कॉन्फॉर्मेशन में है कि द डिफरेंट अरेंजमेंट
द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल कॉन्फर्मेशन। तो यहाँ पे है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अलग अलग अरेंजमेंट एटम्स का जो फ्री रोटेशन कर सके सिंगल बॉन्ड पे ही कार्बन कार्बन के जो बीच है, उसी को कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं या कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं या रोटामर्स कहते हैं। एमॉन्ग दीज आइसोमर्स बेसिक स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल है वह सेम ही रहता है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह के जो रोटेशन को कन्फर्म करता है उसी को कन्फॉर्मर कहते हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन में है कि torsional strain is a weak repulsive interaction between the adjacent bond due to which rotation around a carbon carbon single bond is not free completely। तो यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन में देख रहे हैं कि वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड ड्यू टू विच। टॉर्सनल स्ट्रेन में देख रहे हैं कि वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड, जो आस पास के जो होता है वह वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, ड्यू टू विच रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉट फ्री होता है। वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री नहीं होते तो उसी को टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। तो वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड ड्यू टू विच रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट फ्री कम्प्लीटली। कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन में देख रहे हैं कि द staggered conformation in which hydrogen atom attached to two carbons are far apart as possible। तो staggered conformation डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट पेज में ही। तो द staggered conformation in which hydrogen atom attached to two carbon are far apart as possible is more stable than eclipsed in which hydrogen atom attached to two carbon are as close together as possible as it experience minimum repulsion। तो वहाँ पे इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर में मिनिमम रिपल्सन होते हैं इसीलिए यहाँ पे क्लोज होते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड, फिर स्क्यू और गॉच होता है, तब इक्लिप्स्ड सबसे कम स्टेबल होता है। द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एमॉन्ग दीज कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज अबाउट। तो पोटेंशियल डिफरेंस एमॉन्ग दीज कॉन्फॉर्मेशन जो तीनों तरह के कॉन्फॉर्मेशन हैं उसमें लगभग होता है 3 किलो केल्विन पर मोल का डिफरेंस होता है। कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन या एनर्जी बैरियर इसको कहते हैं। ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ दीज कॉन्फॉर्मेशन आर रिडली इंटर कन्वर्टेबल। मतलब यह इजली एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि इसके पास बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस है इसी के चलते। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द टू कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। दो अगर अलग नहीं कर सकते मतलब बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है तीनों तरह के कॉन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले देख रहे हैं इस जगह पे इक्लिप्स्ड एंड द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन के द्वारा ये बताया गया है इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो इक्लिप्स्ड में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन देख सकते इधर इधर है, फिर ऐसे ऐसे है, फिर इधर इधर है। तो इक्लिप्स्ड में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन इस स्टैगर्ड में देखेंगे तो एक हाइड्रोजन ऐसे है तो एक हाइड्रोजन ऐसे है, फिर एक हाइड्रोजन नीचे इस तरीके से है। तो इस स्टैगर्ड में ये है। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और इक्लिप्स्ड में देखते हैं तो इक्लिप्स्ड में जैसे ये है, एक एग्जांपल बताया जा रहा है, एक उधर साइड रहता है तो फिर एक सामने ऐसे होता है, फिर एक इधर साइड होता है तो एक इधर साइड होता है, और फिर यहाँ भी एक इधर होता है एक इधर। मतलब इक्लिप्स में इक्लिप्स जैसा होता है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन का ये हो गया। और इस स्टैगर्ड में देख सकते हैं 3 इधर इधर है तो फिर उसी तरीक़ा से इसके जैसा उधर होगा और इसके जैसा उधर होगा और इसके जैसा इधर है।
तो स्टैगर्ड में ये हो गया। तो इसका जो मेन है यहाँ पर तीनों ध्यान में रख लीजिए। सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड स्टेबल ज़्यादा होता है, तब स्क्यू और गॉश होता है, तब इक्लिप्स्ड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जानना था जान गए एल्केन के बारे में। अब एल्कीन्स के स्टडी करते। एल्कीन में दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक नए कार्बन पर होता है। विद जनरल फार्मूला इसका CnH2n है। एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स कहलाता है। प्रिपरेशन इसका कैसे होता है वो देख लीजिए। तो प्रिपरेशन इसका इतना सारा तरीका से भी हो सकता है, जैसे ये सबसे पहले मिथेनॉल है, ये एल्केन हैलाइड है, यहाँ पर ब्रोमो एल्केन है, फिर यहाँ पर भी ब्रोमो एल्केन है। सब में अलग अलग तरह के रिएक्शन कराकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो एल्कोहल है, एल्कोहल को अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 या Al2 के हेल्प से इसको हीट करते हैं तो यह एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो एल्केन हैलाइड है उसको एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करेंगे तो भी वह एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या ब्रोमो एल्केन है तो ब्रोमो एल्केन को भी अगर हम हीट करेंगे जिंक या CH3OH के प्रेजेंस में तो भी एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। या यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर है, इसको NaI या एसीटोन के प्रेजेंस में यह एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एल्काइंस है, एल्काइंस को हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटकर यह सिंपल ट्रांस एल्केन्स में एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर H2PDPSO4+S और क्विनोलिन लिंडलर्स कैटालिस्ट के ये जो है PD या BSO4+S इसी को क्विनोल कहेंगे या लिंडलर्स कैटालिस्ट कहेंगे। यहाँ पे सीस एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एल्कीन्स का क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी तरीके से बात है कि द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, उसके बाद नेक्स्ट 14 तक लिक्विड में होता है और 14 से ज़्यादा तक जो होते हैं वह सॉलिड में होता है। ऑल एल्कीन्स इसमें भी जो होते हैं वह कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं एक्सेप्ट इथीन। इथीन का जो होता है वह फैंट स्वीट स्मेल होता है इथीन का। ऑल एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सभी जो एल्कीन्स होते हैं यह इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स इंक्रीज रेगुलरली विथ इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स भी एल्कीन्स का इंक्रीज करेगा। स्ट्रेट चेन एल्कीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। एल्कीन्स में थोड़ा सा बात अलग हो जाता है, यहाँ पे है कि ब्रांच्ड कंपाउंड रहेगा। तो ब्रांच्ड कंपाउंड उसमें भी वही बात था, ब्रांच्ड कंपाउंड है सेम सेम कंपाउंड है, अगर वही कोई ब्रांच्ड है कोई चेन है तो चेन वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आता है रिएक्शन। तो सबसे पहले ये एल्कीन्स है, एल्कीन्स को जब कोल्ड एल्कोहलिक KMnO4 या इसी को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, इसके हेल्प से रिएक्शन कराते तो यहाँ पर cis1,2 डायोल बनता है। तो cis1,2 डायोल, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एल्कीन का रिंग है, यहाँ पे cis पोजीशन पे 1 और 2 डायोल हो गया। फिर HX के प्रेजेंस में यहाँ पर R ये कंपाउंड बन जाता है, मतलब एल्केन हैलाइड बन जाता है। जब एल्काइन हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो सिंपल डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यही है बात। फिर ओजोनोलाइसिस या जिंक प्लस H2O के हेल्प से यह कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद है जब हेलोजिनेशन या X2 या CClO4 या ईथर के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं एल्कीन्स को, तो यहाँ पर 1,2 इसका नाम इस तरीके से दे सकते डाई हैलाइड, 1,2 डाई हैलाइड इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो फिर वही हाइड्रोजन या प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर
डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एल्कीन्स का रिएक्शन H2O या H2SO4 में या हाइड्रेशन इसका करेंगे तो भी CCRRHOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ये पहले भी जान चुके हैं मार्कोवनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल में देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होता है तो वहाँ पे ब्रोमीन, नंबर ऑफ कार्बन जहाँ कम रहेगा वहाँ पर हेलोजन जुड़ जाएगा तो मार्कोवनिकोव्स रूल कहेंगे। और जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पर ब्रोमीन ऐड होना मार्कोवनिकोव्स रूल कहलाता है। जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे हेलोजन जुड़ जाना वो एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये रिएक्शन एल्कीन है, एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, देख सकते हैं इस जगह पे जुड़ गया तो इसको मार्कोवनिकोव्स एडिशन रूल कहेंगे। और HBr या विद द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो देख सकते हैं ब्रोमीन कहाँ जुड़ा, जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा था, जैसे CH2 यहाँ पर देख रहे हैं CH2 ज़्यादा था हाइड्रोजन की संख्या, यहीं पे आके ब्रोमीन ऐड हो गया इसी कार्बन से, तो इसीलिए एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल कहते हैं या पर ऑक्साइड और खराश इफेक्ट इसी को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉलीमेराइजेशन में बहुत सारा बन जाता है, जैसे यहाँ पे है NCH3CH डबल बॉन्ड के साथ CH2 हाई टेम्परेचर या प्रेशर के हेल्प से, या CH2NCH3, तो इस तरह के बहुत सारे बन जाता है, ये पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। अब एल्काइन के बात कर लेते हैं। दीज आर आल्सो अनसैचुरेटेड लाइक एल्केन्स की तरह होते हैं। दे में कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक नए कार्बन पर होता है। दियर जनरल फार्मूला जो होता है वह CnH2n-2, ये जनरल इसका फार्मूला है। प्रिपरेशन इसका कैसे होता है, तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड जैसे CH2 और दोनों में Br ऐड कर देंगे तो ये विसिनल डाइहेलाइड हो गया। विसिनल डाइहेलाइड में जब अल्कोहलिक KOH के साथ या NaNH2 के साथ जब रिएक्शन कराते तो यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है। चाहे कैल्शियम कार्बाइड को अगर 2H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी यह एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं वह गैसेस स्टेज में होता है, देन नेक्स्ट 8 तक जो होता है लिक्विड स्टेज में, उसके बाद हायर जो होता है वह सॉलिड स्टेट में होता है। ऑल एल्काइंस ये भी कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एक्सेप्ट इथाइन जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। ऑल एल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सभी तरह के एल्काइंस या इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइड डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज कराएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कि ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का ये होता है जैसे यहाँ पर एल्काइन मतलब हो गया इथाइन को लेते हैं सोडियम और सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं और 775 केल्विन पर तो Na+C- और CH2 और साथ में यह हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। इससे ये पता चलता है कि यह एसिडिक नेचर का होता है। एडिशन रिएक्शन में देख लेते हैं, जैसे इथाइन है, यहाँ पर निकेल या हाइड्रोजनेशन करते हैं 523 से 573 केल्विन पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इथीन में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको हाइड्रोजनेशन करते तो यह इथेन में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन शो करता है। फिर उसी तरीक़ा से इथाइन है, क्लोरीनेशन करते हैं तो यहाँ पर CH2 मतलब 1,2 डाई इथाइल क्लोराइड 1,2 डाई इथाइल बनता है, इसमें 1,2 डाई क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। फिर 1,2 डाई क्लोरो इथेन का भी फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे इसका रिएक्शन होता है, मतलब एडिशन रिएक्शन कराने में मदद करता है। फिर उसी तरीक़ा से ब्रोमीन के साथ भी है CH3 मतलब CH, यहाँ पर इथाइन है, इथाइन
के साथ HBr से रिएक्शन कराते तो एक जगह पर हाइड्रोजन चला जाता है और एक जगह पर ब्रोमीन। फिर HBr के साथ फर्दर रिएक्शन कराते तो CH3CHBr2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन शो करता है। फिर है CH3, यहाँ पर इथाइन है, इसको H2O या H2SO4 या HgSO4 और 373 केल्विन पर टेम्परेचर करते तो ये टॉटोमेराइजेशन शो करते हैं, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहाँ का H इधर आ जाता है तो फिर फर्दर टॉटोमेराइजेशन होकर CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जहाँ पे OH मतलब होता है वहाँ पे टॉटोमेराइजेशन शो करते हैं। CH जो एल्काइन होते हैं वो लीनियर पॉलीमेराइजेशन में देख रहे हैं, लीनियर चेन बना लेता है। तो पॉली एसिटिलीन या पॉलीइथीन ऐसा रिएक्शन होता है लीनियर पॉलीमेराइजेशन में। NCHCH, यहाँ पर इथाइन है, इथाइन यह लीनियर पॉलीमेराइजेशन शो करते हैं, जहाँ पर पॉली एसिटिलीन और पॉलीइथाइन का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन में देख रहे हैं कि जब इथाइन होता है, इथाइन को रेड हॉट और फेरस ट्यूब में रखते हैं तो वह सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एरोमेटिक या हाइड्रोकार्बन्स के बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होते, चाहे फ्यूज्ड हो चाहे आइसोलेटेड हो इन देयर मॉलिक्यूल, तो उसी को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरिन्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में एक जो अल्टरनेट कार्बन पर सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड इस तरीके से है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में केकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय फ्रेडरिक अगस्ट केकुल इन 1865 में बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को खोजा गया था फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुल्स के द्वारा 65 में। इट हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड हैज़ अनयूजुअल स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। तो एंड हैज़ अनयूजुअल स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये होते हैं। तो इट हैज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में केकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय फ्रेडरिक अगस्ट केकुल इन 1865। इट हैज हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके पास होते हैं, एंड हैज अनयूजुअल स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें असाधारण जो होते हैं वह रेजोनेंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्टेबल ये होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो इट इज़ अप्लाइड टू ऑल द रिंग सिस्टम, यह सभी रिंग सिस्टम है जहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो या ना हो, एंड पॉसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉलो रूल करे मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है तो उसमें हकल्स रूल होगा। जो प्लानेरिटी कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा रिंग में तो वहाँ भी फॉलो हो जाएगा। Presence of 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, 4n+2 पाई रिंग। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं पाई बेंजीन हो गया, फिर बेंजीन के बाद साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन हो गया, फिर साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटाइन हो गया। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 1 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n बराबर 2 10 पाई, तो पाई कितना होगा यहाँ पर, पाई का संख्या 10 हो जाएगा टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और n बराबर यहाँ पर 2, मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर है तो 2 रिंग स्ट्रक्चर n बराबर 2 हो गया। यहाँ पर एक ही रिंग है तो n बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखेंगे 5 पाई है जिसके कारण 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3। तो इस तरीके से ये 4n+2 पाई अगर फॉलो करेगा तो वहाँ पे
हकल्स रूल फॉलो होगा। फिर एंथ्रासीन में भी देखेंगे, एंथ्रासीन में 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लिया और 3 रिंग हो गया। तो ऐसे करके हकल्स रूल ये सब में फॉलो होगा। अब प्रिपरेशन में कैसे होता है प्रिपरेशन, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन का बात कर ही चुके हैं, जिसमें CH मतलब इथाइन हो गया रेड हॉट या फेरस ट्यूब में 873 केल्विन पर यह सिंपल बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, जैसे यहाँ पर COONA बेंजीन रिंग को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे साथ में कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग अलग हो जाता है। फिर Na2CO3 बाहर निकल जाता है। फिर है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को जब रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक के साथ, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग रिएक्शन शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं बेंजीन का, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। दीज आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है विद द कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, इसमें एरोमा मतलब सुगंध होता है बेंजीन रिंग में। दीज आर इमिसिबल विथ वाटर, यह वाटर के साथ घुलता नहीं है। मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट बर्न विथ सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम से यहाँ जलने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज ड्यू टू इंक्रीज इन वांडर वाल फोर्सेज, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर साइज एंड सिमेट्री पर डिपेंड करता है। एमॉन्ग ऑर्थोमेटा एंड पारा जाइलिन्स द P आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जो पारा होते हैं उसके पास ज़्यादा होते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद इसमें अलग अलग तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं कि एरेंस आर कैरेक्टराइज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अंडर ए स्पेशल कंडीशन दे कैन आल्सो अंडरगो एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये शो करता है। तो इतना सारा रिएक्शन करता है यहाँ पर, तो देख सकते हैं सल्फोनेशन। यहाँ जो इससे सबसे पहले बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को जब हीट या H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते तो यहाँ पे सल्फोनेशन का ये रिएक्शन होता है, जहाँ पर SO3 इस जगह पे आ जाता है। देन उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देख रहे हैं कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर RCOCl2 या RCO2 या ऑक्सीजन, तो एनहाइड्रस LCl3 के हेल्प से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन शो करता है। फिर है उसके बाद RCl एनहाइड्रस LCl3, तो यहाँ पर एल्केन आ जाता है, यह भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। अगर COR ग्रुप जुड़ता है तो एसाइलेशन होता है, अगर R ग्रुप जुड़ता है तो एल्काइलेशन होता है। देन इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन भी होता है। ये बेंजीन रिंग हो गया। 6Cl2 एनहाइड्रस LCl3 डार्क या कोल्ड होता है, तो यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन शो करता है। फिर है Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 ये हो गया। तो इसमें क्लोरीनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन मतलब रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन शो करता है, तो Cl ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 या कंसनट्रेटेड H2SO4 या 323 से 333 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन शो करता है, जहाँ Na2 इस जगह पे ऐड हो जाता है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिंपल इसको ऑक्सीडेशन करते तो 6CO2 + 3H2O ये रिएक्शन होता है, ये कंबशन रिएक्शन कहलाता है। फिर एडिशन रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि जो ये बेंजीन रिंग है इसको 3Cl2 या अल्ट्रावायलेट रेज के हेल्प से जब इसको करते तो यह सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, बेंजीन रिंग ही खत्म हो जाता है। और अगर इसको हेलोजिनेशन करते हैं एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सभी जगह ऐड होकर इस तरह से यह सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है हेक्सेन का। उसके बाद है कि ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, जो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप
called activating group direct incoming groups to ortho and para position of benzene ring। तो ये डायरेक्ट जुड़ जाता है ऑर्थो एंड para पोजीशन पर, जैसे हो गया CH3 हो गया, C2H5O CH3 हो गया, NH2 हो गया, फिर NHR, ये डायरेक्ट ऑर्थो एंड para पोजीशन पर आकर जुड़ता है। हेलोजेंस are ortho and para directing group but are moderately deactivating due to a strong -I effect। -I effect होने के कारण वह डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब वहाँ पे ऐड नहीं हो पाता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देख लेते हैं, आर एल्सो कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा पर कोई जल्दी आता नहीं है, उसको एक्टिवेट नहीं करता, इसी के चलते डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, फॉर एग्जाम्पल NO2 CN CHO COR COOH COOR SO3H। तो ये जगह जो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। और मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन जनरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जो मैक्सिमम आता है वह पारा पोजीशन पर आता है, नहीं तो ऑर्थो पोजीशन पर आता है। तो इस तरह के समझ गए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, एंड ऐसे ही वन शॉट देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।